Okay. First of all, good morning, and today I will start verb topic. ठीक है. Before the I have complete the pronoun and noun topic, but I will started today verb topic. What is verb? Verb क्या होता है? जैसे ही verb हमारे पास आता है, जैसे verb word सुनते हैं हम लोग, तो verb का मतलब क्या निकलता है? बचपन में पढ़ाया गया था कि verb का मतलब होता है क्रिया, बट क्रिया बोल देंगे तो उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पाता है. इसको हम लोग कार्य बोल देंगे तो थोड़ा सा क्लियर होता है कि हाँ कार्य के बारे में बोल रहे हैं, या थोड़ा सा और अच्छा कर दें, काम बोल दें, तो साफ साफ क्लियर हो जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं. सर समझ में आ रहा है सबको? तो वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया, कार्य या काम. आप तीनों में से इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं. सर इसके डिफिनेशंस या मीनिंग की बात करें हम लोग तो क्या बोलेंगे? यदि हम लोग मीनिंग के सेंस में यहाँ पर बात कर लें कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है, तो लिखेंगे वर्ब इज ए वर्ड. ठीक है. और it refers to that action. ठीक है. एक्शन, इसका मतलब क्या होता है? किस चीज़ को रिफर्स करता है? एक्शंस को रिफर करता है. एक्शन समझते हैं ना? कोई भी कार्य होता है, ये क्रिया होता है, तो उसको ये क्या करता है? रिफर करता है. एंड विदाउट वर्ब we can't any sentence. ठीक है. वर्ब क्या होता है? वर्ब किस चीज को रिफर्स करता है? वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन, है ना? और इसमें होता है कि विदाउट वर्ब वी कैन या वी कैन नॉट कंप्लीट द एनी सेंटेंस. ठीक है. एंड वर्ब इज ए मेनली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. वर्ब किसके साथ रिलेट करता है? सब्जेक्ट के साथ. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है, ही इज गोइंग टू स्कूल. वह कहाँ जाता है? वह स्कूल जाता है. तो यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट. यहाँ पर वर्ब की संख्या दी, हम बोले कितनी है? इज जो है ये भी वर्ब है. इज क्या है? वर्ब है. कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है. और गोइंग भी क्या है? गोइंग भी वर्ब है. ये कौन सा वर्ब है? ये एम बी है. एम बी का मतलब बोले तो मेन वर्ब है. और टू क्या है? टू जस्ट लाइक एक प्रीपोजिशन है. और स्कूल क्या है इसका? स्कूल एक तरह का ऑब्जेक्ट है. तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हम लोग का हेल्पिंग वर्ब, ये हम लोग का एम भी, ये हम लोगों का प्रीपोजिशन, और ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में दो जगह हम लोग वर्ब को देख रहे हैं. एक तो इज हो रहा है और एक गोइंग हो रहा है. ठीक है. दूसरे एग्जांपल लेते हैं. सी हैज ए बिल्डिंग इन पटना बोरिंग रोड. उसके पास एक घर है. उसके पास क्या है? एक घर है. कहाँ घर है? पटना बोरिंग रोड में है. पटना इन पटना एट बोरिंग रोड में उसका क्या है? घर है. सी तो सब्जेक्ट है. ये हैज क्या है? हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है. ए क्या है? एज ए आर्टिकल. ए क्या है? यहाँ पर आर्टिकल है. सी सब्जेक्ट है. बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग इसका ऑब्जेक्ट है. और इन जो है, इन क्या है? प्रीपोजिशन है. एट क्या है? प्रीपोजिशन है. और बोरिंग रोड और पटना क्या है? एक एड्रेस है. एक एड्रेस है. उद्देश्य के रूप में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिवल एड्रेस उसको बोल सकते हैं हम लोग. समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो सर ये बताइए कि वर्ब होता क्या है? तो वर्ब इज ए वर्ड. इट रिफर्स टू या दैट रिफर्स टू द एक्शन. इस एक्शन को परफॉर्म करता है. आखिर हम लोग ऐसे बोल दें, चलिए ऐसे बोल देते हैं, सी बिल्डिंग इन पटना. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा. यहाँ पर बोल दें, इन दोनों को रिमूव कर देते हैं, बोल देंगे ही टू स्कूल. इसका मतलब क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता है. निकलता है क्या इसका मतलब? तो एवरी सेंटेंस या पैराग्राफ या स्टोरी या ऐसे लिखने के टाइम पे हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को वर्ब की सहायता चाहिए. चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, कोई भी वर्ब हो, वो हमें वर्ब चाहिए ही चाहिए. ठीक है. सर वर्ब के टाइप कितने होते हैं? ऐसे तो वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं. क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप होते हैं. लेकिन समझने के लिए आपको सबसे आसान तरीका में अभी आपका बेसिक भी है ये, तो बेसिक पर देखा जाए तो आपके वर्ब कितने होते हैं?
बेसिक आधार पर देखा जाए तो वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, देखिए फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इंट्रैक्शन, ऐसे ऐसे करके अनगिनत वर्ब है। वर्ब जो है टोटल 12 गो है, कोई बोलेगा 15 गो है, तो वर्ब की संख्या ज्यादा है। लेकिन जो काम लायक है, ये काम लायक तो सारे वर्ब है, कोई बेकार वर्ब थोड़ा ना है, झूठ-मूठ का थोड़ा ना बना है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर देखा जाए तो वर्ब को सबसे पहले समझने से पहले हमें बेसिक से समझना पड़ेगा प्राइमरी लेवल पर। लाइट कम आ रहा है क्या उधर? लो अब ठीक है, हाँ ठीक है, बंद कर दे, अब ठीक है। चलो बाहर से शीशा बंद है ना? ठीक है। हाँ ठंडा वंडा लगेगा तो एसी बंद कर लेना। ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा है तो एसी बंद कर लो। वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक हमारा क्या होता है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है हमारा प्राइमरी वर्ब और एक होता है सेकेंडरी वर्ब। और मेन वर्ब तो अपना मेन वर्ब है, समझ में आ रहा है ना? एक हमारा प्राइमरी वर्ब है, दूसरा हमारा कौन सा वर्ब है? दूसरा हमारा सेकेंडरी वर्ब है। सबको दिख रहा है यहाँ से? तो प्राइमरी वर्ब जो होता है ये क्या होता है सर? तो प्राइमरी वर्ब का मतलब होता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज हो जाता है, ठीक है। ये सारे जितने भी चीज हैं ये सब कौन से वर्ब हैं? ये जितने भी हैं ये हेल्पिंग वर्ब में कौन से वर्ब हो जाएंगे? प्राइमरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम लोग एग्जांपल में यहाँ पर बात किए तो इस सेंटेंस में इज जो था वो हेल्पिंग वर्ब था, हैज जो था वो क्या था? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब था, वाज वेयर भी हेल्पिंग वर्ब है, सेल विल भी क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बट कंडीशन के तहत देखा जाए उसको तो ये प्राइमरी वर्ब में कितने आएंगे? इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वाज और वेयर। इतना तो याद रखना पड़ेगा। एक आपका डिड भी आता है और एक आपका कौन सा आता है? डज भी आता है। प्रेजेंट के लिए डज और पास्ट के लिए क्या होता है? डिड होता है। ये सारे सब प्राइमरी वर्ब में हैं ये, ठीक है। अब सेकेंडरी वर्ब की यदि हम बात कर लें तो सेकेंडरी वर्ब कौन कौन होते हैं? कैन, मे, ठीक है, ETC लिख देते हैं। सेकेंडरी वर्ब बहुत सारे हैं। सेकेंडरी वर्ब जो होते हैं वो किस चीज़ को बताते हैं? वो मॉडल वर्ब को बताते हैं। किसको बताते हैं? मॉडल वर्ब को बताते हैं। प्राइमरी वर्ब हमारे जो स्टार्टिंग लेवल पर टेंस बेसिस पे सीखते हैं वो सारे वर्ब उसमें आ जाते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी वर्ब होता है कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, नीड, वॉन्ट्स, वॉन्ट, ये सब जितने भी होते हैं ये सब हमारे सेकेंडरी वर्ब है। इनको ही क्या कहा जाता है? मॉडल वर्ब क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनको? मॉडल वर्ब। समझ में आ रहा है ना? और सर ये मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब मोर देन 1000 वर्ड, 1000 से भी ज्यादा इसके शब्द हैं मेन वर्ब के। अब मेन वर्ब को समझने के लिए सबसे आसान ट्रिक में हम समझेंगे, जैसे हमारा गो हो गया, कम हो गया, इसके बाद हमारा रन हो गया, प्ले हो गया। आ रहा है समझ में ना? ये सब जो वर्ड है हमारे, नियर हो गए, टॉल हो गए, ये सारे वर्ड जो है ये हमारे मेन वर्ब है। और देखिए ध्यान से यहाँ पर V1, V2, V3, V4 और V5 मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। आप कभी भी टेंस वगैरह पढ़ेंगे तो बोलते हैं लोग कि यहाँ पर V3 लिखिए, यहाँ पर V2 लिखिए, यहाँ V4 लिख दीजिए। तो ये जो होते हैं V1, V2, V3, V4, जैसे हम लोग का यहाँ पर कम हो गया, कम इसमें जाएगा तो क्या बन जाएगा? केम। इसमें जाएगा तो क्या बन जाएगा? कमिंग। अरे सॉरी कमिंग नहीं होगा बच्चा, कम ही होता है इसमें, और इसमें कमिंग होता है। V4 जो होता है हमेशा ING को स्वैप करता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कम्स। V5 जो होता है ना ये S को या फिर ES को डिनोट करता है। कभी कभी देखिएगा तो S आ जाता है और कभी कभी देखिएगा तो ES इसमें आ जाता है। इसके पीछे रीजन होता है वॉवेल का। किसका रीजन होता है?
भवेल का। देखिए यदि यहाँ पर ओ रहेगा, जैसे गो था तो यहाँ पर क्या गया था, ईएस आ गया था। इस प्रकार मतलब कहीं ईएस और कहीं ई आ जाएगा। इसके बाद यदि हम प्ले की बात करें तो प्ले मतलब खेलना होता है। V2 में भी क्या होता है, प्लेड हो जाता है। V3 भी प्लेड होता है, बहुत बढ़िया प्लेइंग होता है इसका। ये हो जाएगा प्लेस, ठीक है। इस प्रकार इसमें एस केवल लगता है, ठीक है। इस प्रकार जितने भी V1, V2, V3 वर्ड है थाउजेंड्स है। आपको हम एक ही लैंग्वेज में बोल दिए थाउजेंड्स है। आप किसी भी वर्ड को पकड़ लीजिए जिसका V1, V2 आप देख लीजिए उसका। जैसे हम रीड को पकड़ते हैं, रीड मतलब पढ़ना। V2 में भी रीड, V3 में भी रीड और V4 में भी रीडिंग और V5 जो होता है रीड्स होता है, ठीक है। दूसरे और किसी वर्ड को हम लोग पकड़ लेते हैं, इट को पकड़ लेते हैं। इट हो गया, इसका एट होता है, इसका क्या होता है बच्चा, इटेन होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, इटिंग होता है। इसका क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। कोई समस्या? इस प्रकार अनगिनत वर्ड आएंगे। अब थोड़ा ध्यान से हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस वर्ड को और समझेंगे। देखिए V1 जो होता है यहाँ पर, तो V1 सिंपल वर्ड है। V1 बोलता है कि देखो भाई हम सीधा साधा हैं, जो भी वर्ड मीनिंग है और जिसका तुम V1 V2 कर सकते हो उसी में का हम V1 एक है, ठीक है। V2 इसके बाद ये देख लो, V4 देख लो। V4 जो होता है ना, इसमें केवल और केवल ING लगता है। V1 का ही कोई वर्ड उठा लीजिए, जिससे कम उठा लीजिए और ING लगा दीजिए। प्ले उठा लीजिए ING, रीड और इसमें ING। V4 तो बिल्कुल ही आसान है। किसी भी फार्मूला में आपको V4 आ जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहे V4 आ जाए, तो V4 में ING लगाना है। और V5 जो होता है, V5 भी क्या है, बिल्कुल ही आसान है। इसमें एस या फिर ES लगेगा। जहाँ जहाँ देखिएगा कहीं एस और कहीं ES लगेगा। V3 की भी हम लोग बात करें तो V3 में ज़्यादा वर्ड जो होता है ना, तो ED पे टूटता है। कहाँ टूटता है, ED पे टूटता है। ED पे टूटता है या EN पे टूटता है। जैसे यहाँ पर राइट का क्या हो जाता है, राइट का क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। राइट का क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? राइट का क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। कहीं देखिएगा तो कहीं EN आएगा तो कहीं ED आएगा, कहीं ED आएगा कहीं EN आएगा। देखिए ध्यान से। तो V3 भी समझना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अच्छा, कहीं किसी किसी केस में जैसे कम का क्या हो गया, यहाँ पर कम ही रह गया और रीड का क्या हो गया, रीड ही हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे खच्चड़ जो होता है ये होता है V2। सबसे खच्चड़ कौन होता है, हाँ, सबसे खच्चड़ जो होता है वो ये होता है, V2 होता है। V2 कहता है कि देखो हम दुष्ट में नंबर 1 है, क्योंकि तुम कम को भेजोगे हम उसको केम कर देंगे, तुम इट को भेजोगे हम उसको ऐड कर देंगे, तुम प्ले को भेजोगे हम क्या कर देंगे, प्लेड कर देंगे, तुम यहाँ पर गो को भेजोगे तो हम क्या कर देंगे, वेंट कर देंगे। आ रहा है समझ में ना? तुम राइट को भेजोगे यहाँ पर तो हम क्या कर देंगे, रोड कर देंगे इसको। आ रहा है समझ में ना? देखो राइट को सीधे रोड में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर जाके बदल जाएगा रिटर्न में। और यहाँ पर वही वर्ड रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। यहाँ पर राइटिंग का राइटिंग ही रहेगा और यहाँ पर राइट्स ही रहेगा। आ रहा है समझ में? ज़्यादा दुष्ट कौन है, V2। V2 दुष्ट नहीं है, उसका स्वभाव है, ठीक है ना। उसका पास्ट क्या है, स्वभाव है। V2 ज़्यादा जो यूज होता है वो पास्ट क्रिया के लिए होता है। आ रहा है समझ में? V1 जो होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है। अब V3 जो होता है परफेक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, परफेक्ट के लिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट हो। और ये जो होता है ING, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है। किसके लिए होता है, कंटिन्यूअस के लिए। और V5 जो होता है ये सिंपल प्रेजेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, SP, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के लिए होता है। सिंपल प्रेजेंट समझते हैं ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसी में क्या लगता है, V5 लगता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि वर्ब को बांटा गया था 2 भागों में। एक लेवल था उसका हमारा प्राइमरी और एक लेवल उसका था सेकेंडरी। सेकेंडरी में कैन, कुड, शुड, मे, माइट, नीड, आउट टू आ रहा था और प्राइमरी में कौन आ रहा था, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, है ना, ये सारे आते हैं। सेलविल कहाँ आता है, सेलविल मॉडल वर्ब है तो वो भी सेकेंडरी वर्ब में आ जाता है, ठीक है। तो वर्ब पढ़ने से पहले हम ये पूछेंगे कि बताइए आपको प्राइमरी वर्ब कितने लोगों को, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइमरी वर्ब में समस्या है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको प्राइमरी वर्ब, चलिए भाई, प्राइमरी वर्ब में हम आशा करते हैं कि आपको इज में, एम में और आर में
इन तीनों में कहीं से आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि बचपन से ही हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको बोलना है कि गोलू आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, गोलू इज कमिंग। गोलू क्या कर रहा है, गोलू आ रहा है, तो गोलू इज कमिंग, है ना। अब हम बोलेंगे राहुल के पास एक हाथी है, तो राहुल हैज, ठीक है, राहुल हैज एन एलिफेंट, हैज का भी प्रयोग हो रहा है। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आई हैव ए मोबाइल फोन। तुम्हारे पास एक घर है, यू हैव ए हाउस या होम। समझ में आ रहा है। तो इसमें कहीं से किसी को समस्या होना नहीं चाहिए, बट आपको यदि समस्या है ये सब में से, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप टेंस को पढ़ लीजिएगा। किसको पढ़ लीजिएगा, टेंस को। अब टेंस में भी समस्या है तो कहिएगा तो हम पढ़ा देंगे, ऐसे पढ़ना ही चाहिए। टेंस का समस्या एक बहुत बड़ा समस्या रहता है बच्चों के पास। और टेंस जो होता है बच्चा, रूट ऑफ ग्रामर होता है। क्या होता है, रूट ऑफ ग्रामर होता है। ग्रामर का जो पहला श्रेणी होता है एक 7 क्लास या 6 क्लास के बच्चों के लिए, तो वो प्राइमरी लेवल या फिर रूट ऑफ ग्रामर वहीं से होता है, टेंस नहीं होता है। आपको यदि टेंस पर कमांड नहीं है तो 100% गारंटी है कि आप आगे गिरिएगा, आप आगे फंसिएगा इंग्लिश में। टेंस सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको मॉडल्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद जाकर आपको प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, कंडक्शन, जितने भी टॉपिक है वो सब कंप्लीट करना है। बहुत सारे टॉपिक है, बट सबसे पहले कौन से टॉपिक को कंप्लीट करना है, टेंस वाले टॉपिक को। ये टेंस नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर आगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए, अब आपको टेंस स्टार्ट करें पहले कि पहले मॉडल स्टार्ट कर दें। मॉडल स्टार्ट करेंगे तो सेकेंडरी वर्ब स्टार्ट हो जाएगा, और टेंस स्टार्ट करेंगे तो प्राइमरी वर्ब स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए, टेंस स्टार्ट कर दें। टेंस कम से कम 12 टेंस होते हैं आमतौर पे। जनरली जो टेंस होते हैं 12 होते हैं। एक दिन में भी हम लोग एक टेंस बढ़िया से कंप्लीट करना होगा तो एक दिन एक टेंस को कंप्लीट करने में लगेगा। स्पीड में लेकर चलिएगा तो आधा घंटा में सब टेंस खींच देंगे टोटल। लेकिन ओकरा में जिसको समझ में, जिसको जो पढ़ा हुआ है टेंस, उसके लिए फायदामंद रहेगा, रिवीजन मारेगा फटाक से। समझ रहे हैं ना। लेकिन जिसको दिक्कत होगा टेंस में तो दिक्कत हो जाएगा उसको। तो टेंस कंप्लीट किया जाए। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। कोई बोल देता है कि टेंस का मतलब होता है काल या समय, तो ये गलत हो जाता है। टेंस का मतलब होता है काल, और टाइम का मतलब क्या होता है, समय। ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग टॉपिक है। समझ में आ रहा है ना। 11th में या 12th में जो बच्चा है तो उसके लिए टाइम एंड टेंस का एक टॉपिक ही अलग से तो पूरा 3 नंबर का आता है, टाइम एंड टेंस, जो कि टेंस से बिल्कुल ही अलग है। वो समझ में आ रहा है ना। टेंस के जैसे ही है लेकिन टेंस से बिल्कुल ही अलग है उसमें वो प्रोसेस। तो पहले हम टेंस को समझेंगे, फिर टाइम एंड टेंस को एक बार खींच लेंगे बाद में। पहले इसको देख लिया जाए। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, देखो बाबा, टेंस को बांटा गया है। हम इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि सर आप उस टाइम पे बोले थे, है ना। जब ये पढ़ाएंगे तो इसका अर्थ ही दूसरा टाइप का आपका निकलेगा उस टाइम पर। देखिए, एक होता है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट को बांटा गया कितने भागों में, सबको 4-4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलिए अभी हम लोगों ने क्या समझा इसके बारे में, वर्ब के बारे में समझे हम लोग। तो वर्ब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हल्ला मत कीजिए। वर्ब का मतलब क्या होता है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट रिफर्स टू द एक्शन। वर्ब किसको रिफर करता है, एक्शन को और वर्क को। सब्जेक्ट में जैसे सेंटेंस में जो वर्क रहता है उसको रिफर करता है, और एक यहाँ पर एक्शंस को रिफर करता है। इट हैज़ पार्ट ऑफ द स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब का ही हिस्सा है।
एंड रिलेट टू द सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट के साथ क्या करता है, रिलेट करता है, यानी उसके साथ संबंध बनाता है। एंड विदाउट वर्ब वी कैन नॉट कंप्लीट एनी सेंटेंस, वर्ब इज ए किंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, किंग ऑफ सेंटेंस। मत लिखिए इसको, और कितना लिखिएगा, समझ में आ रहा है ना। वर्ब इज ए किंग ऑफ सेंटेंस। और वर्ब को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऐसे 12 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे समझा जाए तो पहले 2 को समझना पड़ेगा। एक आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आप स्पीकिंग लैंग्वेज समझ रहे हैं, स्पीकिंग में ये दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक आपका हेल्पिंग वर्ब और एक आपका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका आ जाएगा इसमें प्राइमरी वर्ब और एक सेकेंडरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब के बारे में अभी हम आपको बताएं, इज एम आर, वाज वेयर, हैज है। और सेकेंडरी वर्ब बोले तो मॉडल वर्ब या एक्सुलरी वर्ब, जिसमें कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, नीड, आउट टू, यूज्ड टू, ये सब आ जाएगा। और मेन वर्ब कितने होते हैं, मोर देन 1000 वर्ड, 1000 से भी ज्यादा प्रकार के होते हैं आपके मेन वर्ब। समझ में आ रहा है ना। तो टेंस में ये साफ साफ क्लियर हो जाता है, ठीक है, टेंस में ये साफ साफ क्लियर हो जाता है हमारे ये प्राइमरी वर्ब। यहाँ पर प्राइमरी वर्ब जो होता है वो कंप्लीट होता है। हालांकि आप टेंस नहीं भी पढ़ेंगे तो जनरली प्रकार से भी, मतलब नॉर्मल तरीके से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बट यदि बढ़िया से कंप्लीट करना है तो टेंस कंप्लीट कीजिएगा, तभी आपका प्राइमरी वर्ब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। एक आपका प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक होता है फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, 4 भागों में। एक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप ध्यान से वर्ड को समझिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी सेम रोल यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, केवल नेम प्लेट चेंज है। इसमें प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसी में पास्ट लग गया है तो पास्ट, और फ्यूचर में फ्यूचर लग गया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब आपको मिला जुला कर ये 4 वर्ड याद करना है। कितना वर्ड याद करना है, 4 वर्ड याद करना है। इंडेफिनिट पहला, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके आगे प्रेजेंट लगा देना है। एहू में सेम देखिए, सेम प्रोसेस वही हुआ है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले क्या लगा दिया गया है, पास्ट लगा दिया गया है। अब फ्यूचर में भी सेम काम हुआ है या कि नहीं हुआ है। तो आपको कितना याद रखना है, खाली 4 गो। देखे में 12 गो लगता है, लेकिन है 4 गो। प्रेजेंट में 4 गो, पास्ट में 4 गो, अब फ्यूचर में 4 गो, तो टोटली कितने हो गए, टोटली 12 हो गए। चलिए, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट वाला हम लोग, चलो बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। ये कंप्लीट कराने के बाद इसका भी एगो टेस्ट करवा देंगे, आप चेक करने के लिए आपको कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ें और हमारा मन बदल जाए और हम कहें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं है, आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ लीजिए। कौन सा पढ़ लीजिए, सिंपल प्रेजेंट पढ़ लीजिए। या सिंपल प्रेजेंट भी हम नहीं पढ़ेंगे, मन फिर बदल गया, तो हम कौन सा पढ़ लेंगे, हम यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ लेंगे नॉन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट। नॉन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस हम पढ़ लेंगे। आ रहा है समझ में ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, चाहे उसको सिंपल प्रेजेंट कहिए, और चाहे उसको नॉन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस कहिए, ये तीनों का मतलब होता है एक ही। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही। आप जाइए कहीं बोलिए ना कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट मत पढ़ाइए, नॉन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस पढ़ा दीजिए। सर बोलेंगे ठीक है पढ़ा देते हैं भाई, जानेंगे तो, नहीं जानेंगे तो कहेंगे ये क्या होता है। अरे वही होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वही होता है जो सिंपल प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है ना। ये तीनों का खाली नाम अलग अलग है, ये चीज़वा एक है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है घर में और उसका नाम है विकास, नाम है उसका विकास फॉर एग्जाम्पल, और घर में उसको मान लो को गोलू गोलू सब कहता है, चाहे घर में उसको चिंटू चिंटू सब लोग कहता है। समझ में आ रहा है ना। तो दोस्त का नाम, दोस्त उसको अलग नाम से पुकार रहे हैं, रिलेटिव उसको अलग नाम से पुकार रहे हैं, और वो बचवा घर स्कूल में जा रहा है तो उसको विकास नाम से पुकार रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस उसी प्रकार आपका प्रेजेंट, सिंपल और नॉन प्रोग्रेसिव यही रूप है। देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी रूल्स की बात करें तो इसके रूल्स क्या होते हैं,
सब्जेक्ट प्लस रुक जाओ V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल हो गया इसका अफर्मेटिव का। किसका हो गया? अफर्मेटिव का। फिर इसके बाद बोलेंगे ठीक है। देखिए हुआ एक रूल हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव और ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस WH। इस चारों का मतलब क्या है? सेंटेंस में यदि सेंटेंस सिंपल रहेगा उसमें नहीं 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 का मात्रा नहीं रहेगा, उसमें क्या क्यों कैसे नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? उसको हम लोग समझेंगे कि हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव, और उसमें यदि नॉट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य। वाक्य समझते हैं ना कितने होते हैं? ठीक है। और इसमें यदि डू डज पहले आ जाए, क्या पहले आ जाए, क्या राम आम खाता है, तो इंट्रोगेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस इसमें हम लिख देते हैं, राम ईट से क्या खिलाओगे? इसको मैंगो खिलाओगे? दूसरा कुछ खिला दो, कहीं से बेचारा मैंगो खा रहा है। पाई ब्रेड, पूरी खिला देते हैं इसको। ठीक है, चलो ठीक है। देखो हुआ राम इट से पाई ब्रेड, राम क्या खाता है? पूरी खाता है। ये हम लोग का हो गया अफर्मेटिव। ये रूल इसके सामने है। देखो सब्जेक्ट V1 V5 में से एक का चुनाव करना है। हम किसका चुनाव किए? V5 का चुनाव किए। आ रहा है समझ में? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उसको पूरी खाने का, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये पाई ब्रेड। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में राम है, डू डज में से हम डज का चुनाव किए हैं, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, V1 है तो इट लगा देंगे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो क्या लगा दिए? ए पाई ब्रेड, है ना। यदि डू डज पहले है तो डू डज में से हम डज को पहले लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। राम वाला सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव। और ये डज लगा है तो इंट्रोगेटिव, और ये वेन लगा है तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस WH। ये WH प्लस इंट्रोगेटिव। इतना क्लियर हो रहा है सर? इतना क्लियर हो गया, लेकिन भाई सब जो लिख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है सर कि कैसे क्या लगा रहे हैं, थोड़ा सा समझा दीजिए। ठीक है, हाँ देखो बाबा, एक होता है V1, लाइटेड किया जाए इसको, एक होता है V1 और एक होता है हमारा V5। एक V1 होता है, एक V। देखो बाबा ये साइड किसका है? V1 का, और ये साइड किसका है? V5 का। तो V1 और V5 में ज़्यादा समस्या नहीं है। ये समझना है यहाँ पर कि V1 किसके साथ लगता है या V5 किसके साथ लगता है। अच्छा ये बताइए सिंगुलर और प्लूरल समझते हैं? सिंगुलर क्या होता है और हमारा प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। हिंदी में पढ़ाया जाता है ना कि सर सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन
अब प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अच्छा ये बताइए, इसमें ईट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तब गलत है। ईट जो आपका है ना, तो ईट आपका प्लूरल है और इट्स जो है वो क्या है? सिंगुलर है। वर्ब के साथ जब एस लगता है तो सिंगुलर होता है। ढेर लोग को लगेगा ना कि एस लग गया है ना, तो ना वो एथी होगा, प्लूरल होगा, लेकिन प्लूरल नहीं होगा। गो क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? गो जो है यहाँ पर, तो गो किसका है? ये प्लूरल का साइड है। टोटल जितना दिख रहा है ना ये वाला, ये साइड किसका है? ये साइड प्लूरल का है। और हाई वाला ईट, गो, रन्स, मूव्स, ये साइड किसका है? हाँ, ये साइड सिंगुलर का है। वर्ब में कभी भी एस या ईएस लग जाएगा तो सीधे समझ जाइएगा कि सिंगुलर है। अब वर्ब ऐसा ही खाली रहेगा तो क्या समझना है उसको? प्लूरल है। इतना क्लियर हो रहा है? चलिए ये बताइए, हम राहुल नाम लिख रहे हैं, राहुल क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? कौन कह रहा है प्लूरल है? राहुल एंड नीरज लिख देंगे तो क्या होगा? नाम में यदि एक आएगा तो सिंगुलर, और नाम में दो से अधिक आएगा, अब चाहे हजारों को आ जाए, राहुल, नीरज, गोलू, मोलू, सोनू, कुछ भी आ जाए सब प्लूरल हो जाएगा। और केवल राहुल आएगा तो सिंगुलर, केवल राम आएगा तो सिंगुलर, केवल विशाल आएगा तो सिंगुलर। तो सिंगुलर का मतलब एगो नाम, और प्लूरल का मतलब क्या होता है? ज्यादा नाम। होता है कि नहीं होता है? चलिए इसके बाद ये बताइए, ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सारे सिंगुलर है। और इसमें जो दे लगता है, वी हो, यू होता है, उसके बाद हम लोग का वी होता है, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब प्लूरल होते हैं। इतना क्लियर है? दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। तुम का मतलब देखिए, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। यू का मतलब यदि तुम या आपके सेंस में निकलता है तो यू क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और यू का एक सेंस निकलता है तुम लोग या आप लोग, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। वी क्या होगा? वी हमारा प्लूरल होगा। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, देखो यहां पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं हम लोग, बार बार रामे आ रहा है ना। अच्छा लिख दो, राम जलेबी खाता है, राम जलेबी खाता है। राम आम कब तक खाएगा? आम का सीजन है, ठीक है। राम ईट्स ए फनल केक। फनल केक बोल दीजिए, चाहे राउंडेड केक बोल दीजिए, चाहे जलेबी बोल दीजिए। अब अंग्रेज कौन जानता है कि जलेबी, देखो ऐसे इसका मीनिंग होता है फनल केक या राउंडेड केक, जलेबी का मीनिंग। लेकिन आप जलेबी लिख दीजिएगा ना तो कोई गलती नहीं काटेगा। अंग्रेज ने निर्माण किया है इसका। अंग्रेज को कहिएगा तो कहेगा व्हाट इज दिस, दिस इज ए जलेबी, तो जलेबी उसको कहेगा, नहीं कहेगा? कहेगा नहीं कहेगा? साइंस में हम लोग पढ़ते हैं तो लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन। वो बेंच पर खाली कर दो, उसको बैठने दो उसी पर, इस पर छोड़ो। गुड मॉर्निंग छोटी, उस पर मत बैठो। अरे जाओ भाई पीछे, कौन है कि पीछे जाओ तो बैठा लो वैसे। चलो बैठ, आ रहा है समझ में? तो राम इट्स ए फनल केक, राम क्या खाता है? राम जलेबी खाता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है आपका, किसका? इट्स का जो प्रयोग हुआ है, तो इट्स किसके लिए हुआ है? राम के लिए हुआ है। राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो उसका वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। इट्स क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। अब बुझा रहा है ना, सिंगुलर है। अब देखिए एक सेंटेंस है यहाँ पर, तुम स्कूल से घर जाते हो। तुम कहाँ जाते हो? स्कूल से घर जाते हो। यू जाने के लिए क्या होता है? गो। घर के लिए क्या होता है? हाउस बोल सकते हो, या ऐसे बोल दो, यू गो फ्रॉम स्कूल टू। हाउस भी बोल सकते हो, होम भी बोल सकते हो, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग अलग है। हाउस अलग चीज होता है, होम अलग चीज होता है। आ रहा है समझ में ना? घर का मीनिंग क्या होता है? एक होता है हमारा
हाउस और एक होता है होम। तो ये नहीं कि मन में आए तो होम लगा दीजिए, मन में आए तो हाउस लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। सेंटेंस के अनुसार लगाना है। हाउस का मतलब होता है यदि घर में सब लोग हैं, घर में पूरा परिवार के साथ हैं, तो क्या बोलेंगे? आप कोई पूछेगा, कोई आपका फ्रेंड फोन कर दिया, हेलो फोन करेगा, हेलो मंजीत वेयर आर यू फ्रॉम, तो कहेगा आई एम, बोलेगा आई स्टे इन होम, तो समझ जाएगा कि मंजीत अकेले घर है, जाकर पीट उठ के उसको आ जाएगा। यही बोलेगा आई स्टे, ठीक ना, आई स्टे इन हाउस, तो इसका मतलब होगा कि घर में क्या है, अपने परिवार के साथ है। ठीक है, यही बात बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है ना? तो हाउस का मतलब क्या होता है? हाउस का मतलब होता है कि जब आप सबके साथ हैं, और होम का मतलब क्या होता है? आप घर में क्या है, अकेले हैं। समझ में आ रहा है ना? एक और ऐसे से बहुत सारा वर्ड आएगा, आपको समझाते रहेंगे बीच बीच में हम। देखिए यहाँ पर यू क्या है, सिंगुलर की प्लुरल? प्लुरल है ना। गो क्या है, सिंगुलर की प्लुरल? यह प्लुरल है, क्योंकि वर्ब के साथ एस सी एस लगेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। तो इसके साथ जोड़ी बैठा है कि नहीं बैठा है इसका? तो यह चीज समझना है आप लोगों को, सिंगुलर क्या है और प्लुरल क्या है। क्या है सिंगुलर, क्या है और प्लुरल क्या है। आई नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये चीज लिख लीजिए, यू वी बोथ नेम। बोथ नेम समझते हैं ना? बोथ मतलब दो गो और नेम मतलब नाम। दो गो नाम हो, यू हो, वी हो, दे हो, ये सब मिल जाए आपको। एगो आपका आई भी हो जाएगा। आई हालांकि सिंगुलर है लेकिन उसके साथ प्लुरल जैसा प्रयोग करेंगे। एगो आई हो गया, ठीक है। ये कहीं भी ये मिल जाए तो इसके साथ क्या लगाइएगा? इसके साथ लगाइएगा V1। क्या लगाइएगा? V1। और डू डज में से लगाना होगा तो यहाँ पर क्या लगाइएगा? डू लगाइएगा। डू डज के कंडीशन आएगा तो ई देखिए, देख लीजिए, गिनती गिन लीजिए, 1 2 3 4, और दो को नाम का भी आ गया, राम श्याम सीता गीता, तो उसके साथ क्या लगेगा? डू। अब V1 V5 में क्या लगेगा? V1, क्योंकि ये प्लुरल है। अब V1 भी प्लुरल है। और मान लीजिए कि इसको छोड़कर यदि ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, अच्छा है कोनो नाम आ जाए, तो इसके साथ क्या लगाइएगा? इसके साथ लगाइएगा V5। और नॉट और सेंटेंस में मिल जाए, नॉट लगा हुआ है, डू डज पहले लगाना है, तो उस कंडीशन में V5 का कोनो जरूरत नहीं पड़ता है। उस कंडीशन में क्या लगाइएगा? डज लगाइएगा। क्या लगाइएगा? डज लगाइएगा। और डज लगा देंगे ना तो V5 नहीं लगेगा, वहां V1 लगने लगेगा। एग्जाम्पल समझा रहे हैं, क्लियर हो गया आपका? एग्जाम्पल देखिए, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू, ठीक है, सोनू। सोनू अंग्रेजी पढ़ता है। सोनू क्या करता है? अंग्रेजी पढ़ता है। एगो सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, ये जो समझ गया समझ गया। देखो हुआ, समझो यहाँ पर सोनू अंग्रेजी पढ़ता है, दूसरे वाला में है कि सोनू अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, आएगो में है कि क्या सोनू अंग्रेजी पढ़ता है। इसी सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव कहते हैं। और इसमें नहीं लग गया है यहाँ पर तो ये हो गया हम लोग का निगेटिव, और इसमें क्या पहले आ गया तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। कोई दिक्कत? सोनू वाला सेंटेंस पहले हम लोग बना देते हैं यहाँ पर। सोनू, ठीक है, सोनू, सोनू हो गया। सोनू के बाद हम लोग सीधे यहाँ पर रूल में बात करेंगे। तो रूल अभी लिखवाए थे, आप लोग लिखे भी होंगे, V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका रूल क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पर सोनू का सोनू लिख दिए। अब हमें V1 और V5 में से किसी एक का चयन करना है। और वर्ब कहाँ दिख रहा है? वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। काम होता है ना, क्रिया बोलिए, कार्य बोलिए, चाहे काम बोलिए। अभी बताएं आपको। तो सोनू अंग्रेजी पढ़ता है, इसमें सोनू कौन सा काम कर रहा है? सोनू अंग्रेजी पढ़ने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अंग्रेजी पढ़ने का काम कर रहा है।
तो पढ़ना यहाँ पर क्रिया हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या लिख देंगे सोनू, और पढ़ने का होता है रीड, लेकिन सोनू क्या है, सोनू हमारा सिंगुलर है, तो रीड भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और रीड को सिंगुलर करने के लिए एस लगा देंगे, एस। तो हमें V1 और V5 में से किसका चुनाव किए, V5 का, क्यों, क्योंकि नाम है सर, अभी अभी सर आप बताए थे कि जहां जहां नाम रहेगा, ही सीट रहेगा, उसके साथ V5 लगेगा, और ड जाएगा तो V5 भाग के V1 हो जाएगा, और हई चारों के साथ, पांचों के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, और V1 लगेगा, है कि नहीं है। चलिए, तो सोनू रीड, सोनू रीड इंग्लिश, स्वाहा हो गया। दूसरे सेंटेंस में क्या है, सोनू, तो सोनू का क्या लिख दिए, सोनू लिख दिए। अब रूल के अनुसार डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो सोनू सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है, डू सिंगुलर है, डज प्लुरल है, सॉरी डज सिंगुलर है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, डज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डज। सोनू भी सिंगुलर और डज भी सिंगुलर, क्योंकि डू में ईएस लगने से डज बन जाता है। अब यहाँ पर नहीं है ना, तो नॉट लगा दीजिए। दुनिया के किसी सेंटेंस में नॉट जो होता है वो 3 नंबर पे काम करता है, 95% केस में। आप किसी सेंटेंस को बनाइए, उसमें नॉट नहीं हुई कहीं मिल जाए ना, तो 3 नंबर पे उसका स्थान दे दीजिएगा। देखिए 1 2 3, ये 3 नंबर पे इसका परमानेंट रहता है 95% केस में। 5% ऐसे केस आएंगे जिसमें नॉट कभी 1 नंबर पे आएगा, कभी 4 नंबर पे चला जाएगा, उसके लिए आपको हम बता देंगे। तो सोनू डज नॉट, आप पढ़ने का स्पेलिंग क्या होता है, रीड, रीड में एस नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि अब यहाँ पर डू आ गया ना, डू डज आ गया ना, तो V5 नहीं लगेगा, V1 ही लगेगा, ये समझना है यहाँ पर। अब इसके बाद इंग्लिश का, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, चलो अब क्या सोनू पहले है, क्या सोनू पहले है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सोनू अंग्रेजी पढ़ता है, तो क्या पहले है, तो हम लोग भी ढीठ हैं, डू डज को पहले लाएंगे, हम लोग फार्मूला में भी लिखवाए हैं, तो हम डज को लाएंगे। डज को क्यों लाएंगे, क्योंकि सोनू है, यदि तुम रहता, हम लोग रहता, मैं रहता, तो हम डू को लेते, लेकिन हेजे तो बैठा है सोनू, सोनू एगो नाम है, तो नाम है तो क्या है, सिंगुलर है, तो डज भी सिंगुलर, डज सोनू, डज सोनू। देखिए आप कोई भी सेंटेंस जब बनाइएगा तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लिखिएगा, नियम अगर वही है, अब बाकी सब स्मॉल, कहीं बड़का अक्षर लिखे हैं स्मॉल, अब बीच में यदि कहीं नाम आ जाता है, जैसे यहाँ पर सोनू नाम आ जाता है, तो सोनू का एस बड़ा हो जाएगा, फर्स्ट लेटर उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा, और सेंटेंस में जो पहला अक्षर लिखेंगे वो बड़ा होगा, कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, एकदम स्वच्छ रूप से लिखना चाहें तो। डज सोनू, पढ़ने का स्पेलिंग क्या होता है, रीड, एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, डज डू डज रहेगा तो एस भाग जाएगा। हाँ, इंग्लिश का क्या लिख देंगे, इंग्लिश लिख देंगे। कोई समस्या हुआ, नहीं हुआ। इसमें प्रश्नवाचक लगा है, इसमें भी प्रश्नवाचक लगा दिए, आपका हो गया स्वा, क्लियर हो गया। जिस जो उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हैं, कल इसी पे हम लोग सेंटेंसेस करेंगे।